एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर 50 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी तक 1 से लेकर के 49 लेक्चर कर चुके हैं और ये हमारा 50वां लेक्चर है। मतलब कि हमने जो मिशन टारगेट कर रखा है कि हम एकलव्य बैच में कम से कम आपको 100 लेक्चर करके देंगे, उसका 50% यानी कि 50 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री सेट का ये 10वां लेक्चर है और केमिस्ट्री में भी मैंने बताया था कि कम से कम 10 सेट प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा आपको। 12 2025 को टारगेट करेगा और ये पूरा का पूरा अगर सीरीज कोई भी बच्चा देख लेता है, कोई भी विद्यार्थी देख लेता है, एक्सट्रीमली उसका नंबर इंक्रीज कर देगा। इसमें हर एक चीज दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से भी इसमें ढेर सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। तो क्लास 12th में अच्छा खासा नंबर लाने के लिए एकलव्य बैच मोर देन सफिशिएंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेट है ये 2019 के पैटर्न का सेट है, इसलिए आपको उसमें 35 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो पहले 2019 से और 18, 17, 16 में 35 क्वेश्चन होता था और 35 में 35 ही बनाना होता था, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव 50-50 आया था, नया नया आया था। इसीलिए 20 में क्या था कि 42 क्वेश्चन था, जो कि आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 35 और 35 में 35 ही करना होगा। होप सो दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि ये बहुत खोजने के बाद ये पेपर आया है। रवा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अब करके लिखता है बट कोई नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है, मेटालिक होता है, मोलिकुलर होता है, आयनिक होता है और नेटवर्क या कोवैलेंट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O? मतलब कि बर्फ में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? H2O में सीधा बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? 1 फैराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500 कूलम। 96,500, ऑप्शन बी क्यों? 96,500, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है? देखिए प्रतिरोध का प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिरोध मतलब होता है आर। अब इसके प्रतिलोम को क्या कहा जाएगा? कंडक्टेंस कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंडक्टेंस सी से सूचित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस प्रबल विद्युत अपघट्य में लैम्डा का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मान क्या होता है? तनु करने पर बढ़ता है, तनु करने पर घटता है, तनु करने पर स्थिर रहता है, इनमें से सभी। तो जैसे हम वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब डाइल्यूट करेंगे, उसका मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ने लगता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केमिसॉर्प्शन मतलब कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन होता है पहले को क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन अ ब स द ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। केमिसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, arises ड्यू टू वान डेर वाल फोर्सेस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैसेस। अब ये केमिसॉर्प्शन एक क्वेश्चन जो है, इसमें आपको लगेगा ये सब का सब सही। आपको ये बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है लग रहा है कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, बट ये जो केमिसॉर्प्शन होता है मतलब जो रासायनिक अधिशोषण होता है, तो अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक, एक रासायनिक। ये नेचर में, प्रकृति में इरिवर्सिबल होता है। ठीक, मतलब एक ही सिंगल डायरेक्शन में होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ओर ऑफ आयरन। अब इसके ठीक पहले जो हमारा सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आयरन का चीफ ओर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ ओर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड? किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि से किया जाता है? अचुंबकीय कण, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें नॉन मैग्नेटिक मतलब कि अचुंबकीय पार्टिकल भी बाहर निकल जाता है, चुंबकीय कण भी निकल जाता है, सल्फाइड गैस भी निकल जाता है। नेक्स्ट, कॉपर, कॉपर माटे में क्या होता है? एंड 4 ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर माटे। तो देखिए कॉपर माटे जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि जब हम अयस्कों से धातु की प्राप्ति करते हैं, निष्कर्षित करते हैं, तब वहां पर कॉपर माटे का निर्माण होता है। कॉपर माटे हिंदी में भी यही होता है, कॉपर माटे, हाँ यही है। अब इसका जो कंपोजिशन होता है, ये कॉपर के साथ इसमें आयरन का भी कंपोजिशन होता है। तो ये ऑप्शन बी जो है Cu2S एंड FeS, इसी के कंपोजिशन को, इसी के मिक्सचर को कॉपर माटे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? देखिए ग्रुप 15 में आप निम्नलिखित याद रखिए। ग्रुप 15 में क्या याद रखना है, ये याद रखिए, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीबी, बस एकदम मस्त निम्नलिखित है, इसको याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। नेहा मतलब नाइट्रोजन, प्रियंका मतलब फास्फोरस, ऐश्वर्या मतलब एस, सबकी मतलब एसडी। अब देख लीजिए नाइट्रोजन का अतिरिक्त कौन सा तत्व है? फास्फोरस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब अ बस ऑप्शन अ। जिंक क्या है? संक्रमण तत्व लैंथेनाइड, सामान्य तत्व एस ब्लॉक का तत्व। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर ए टिक करेंगे, ठीक है, बट ये गलत है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो जिंक डी ब्लॉक के होते हुए भी, जिंक आता है पीरियोडिक सीरीज में, तो जिंक डी ब्लॉक के होते हुए भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए जिंक को जो आप लिखिएगा परमाणु संख्या 30 होता है, तो ऑर्गन और इसका 3d ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है, 4s2 ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है, तो लगता है कि नोबल गैस है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहा जाता है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्चुअल में नोबल गैस के जैसा नहीं है, लेकिन स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी नोबल गैस के जैसा है, ग्रुप 18 के जैसा है, बट एक्चुअल में नहीं है। और इसका पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है, इसीलिए ये किसी से संक्रमित नहीं होता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, ये किसी से भी ट्रांजिट नहीं करता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए आपको संक्रमण तत्व टिक नहीं करना है। लैंथेनाइड तो है ही नहीं, इस ब्लॉक का है ही नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये एक नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जिंक 3d का होता है, इसके ठीक नीचे होता है कैडमियम और इसके ठीक नीचे होता है मरकरी। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा। तो अगर ये अपनी मीनिंग याद रखते हैं जिनी कनाडा होगा, तो जिंक कैडमियम मरकरी आपको याद हो जाएगा। और जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक में रहते हुए भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट के श्रेणी में नहीं आता है। बिल्कुल एकदम अपवाद वाला ये क्वेश्चन है, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री में जेई नीट सीयूटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, बोर्ड में तो खैर पूछ ही दिया है। इसलिए आपको याद रखना है जिनी कनाडा होगा, जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के होते हुए भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mn+3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं Mn+3? ऑप्शन क्या है? हाफ फिल्ड T2G लेवल, कंप्लीटली फिल्ड EG लेवल, एम्प्टी d ऑर्बिटल, ऑल। अब इसका आंसर क्या होगा? अब चूंकि Mn+3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैग्नीज होता है 25 नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d5 4s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना है, तो ये मैग्नीज हो गया, तो ये ऑर्गन हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s2 और 3d4 हो जाएगा, 4s के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। एक तो लॉजिक बन रहा है कि इसका डी ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, और डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। अब चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये 2Tg लेवल है और जो Eg लेवल है, ये बात आ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अब इसमें ये जो T2G लेवल है और Eg लेवल है, ये कैसे हम देखेंगे कि कंप्लीटली फिल्ड है कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, तब जाकर के हमें डिसाइड होगा कि इसका आंसर डी हो, ए हो या बी हो। Mn+3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इसको जो स्टेबिलिटी मिलता है उसमें सबसे जो बड़ा लॉजिक होता है वो हाफ फिल्ड T2G लेवल का होता है, ठीक। और T2G Eg के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है, वहीं पे बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन T2G में कैसे बढ़ता है, Eg में कैसे बढ़ता है। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये 2 भागों में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे 2 भागों में स्प्लिट कर जाएंगे।
इसको बोला जाता है Eg और इसको बोला जाता है T2G। T2G का मतलब होता है ट्रिपलेट जी जनरेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर है, ठीक, ये बैरी सेंटर हो गया आपका। तो सवाल यही बोला है कि जो T2G लेवल होता है वो क्या बोला है कि हाफ फिल्ड रहेगा। वो भी कैसा, मतलब कि T2G लेवल 1 2 3 ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहेगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ K2 जेनेन OH का होल ट्वाइस। पोटेशियम पहले देख लेते हैं, जिंक पे चार्ज कितना होगा, +2 होगा, ठीक, क्योंकि +2 पोटेशियम और जिंक पर निकालना है x, एक OH पर होता है -1 तो इसकी संख्या है 4, तो -4 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +2। तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम। अब पोटेशियम के बाद टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, क्योंकि जिंक में इसमें +2 चार्ज है और ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स में आयरन के बदले में फ्यूरेट लिखते हैं, कोबाल्ट के बदले में कोबाल्टेट लिखते हैं, तो जिंक के बदले में जिंकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड इन एल्केन्स आर डिटेक्टेड बाय एडिंग बीएस एजेंट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called. Non-super, देखिए जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है स्टीरियोकेमिस्ट्री से। आर्स नोमेनक्लेचर नाम का एक टॉपिक होता है, SN1 और SN2 रिएक्शन में बहुत यूज होता है। ये पूछा है, the stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images। जो non-superimposable mirror images होता है उसको एनेंसियोमर कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Non-superimposable mirror images is said to be enantiomer। अगर आपको पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है देन आप जाइए और ये वाला लेक्चर देख लीजिए। एक मिनट आपको करके दिखाते हैं लेक्चर। आप YouTube पे जाइए एंड यहां से आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, ठीक है। DEMI यहां से प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट में ये तो एक लंबे बैच है जो कि फिलहाल आपको वीडियो मिल रहा है, इसमें जाना है आपको मंजिल सीरीज में। मंजिल सीरीज में 45 लेक्चर मिलेगा, प्ले नहीं करना है। अब देखिए मंजिल सीरीज में आप जाइएगा तो इसमें आपको मिलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री, ये लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेक्चर नंबर 22 नहीं, हाँ 22। ये जो लेक्चर नंबर 22 है इसमें आपको कंप्लीट आइसोमेरिज्म के कंप्लीट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया गया, मतलब पूरा का पूरा इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस है। इस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं ये कंप्लीट आइसोमेरिज्म वाला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला, देन समझिए कि आपका पूरा का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री का आज तक बना ही नहीं है जो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व नहीं होगा, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पुराने समय में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता था, भले अभी नहीं पूछा जा रहा वो अलग बात है। चलिए अब आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन था 16 नंबर जिसका आंसर बी होगा।
इनैंशियोमर कहते हैं नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स। जब भी क्लोरोफॉर्म जो होता है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है तो गैस देता है जिसका नाम होता है फॉस्जीन, और फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Alcohols and phenols are formed when one of the hydrogen atom of alkane and arenes are replaced by group. Alcohols and phenols are formed. अल्कोहल और फिनॉल का, अरे इसमें अल्कोहल और फिनॉल का मतलब कि अल्कोहल और फिनॉल बनाने में एल्केन और एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अल्कोहल बनाना है तो OH से प्रतिस्थापित कर देंगे तो बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल है, देख लेते हैं। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या हो, देखिए CH2OH CHOH CH2OH, यही ग्लिसरॉल है। अब देख लीजिए इसमें एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। इसमें तीन तीन OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या है। प्रोपेनॉल, फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, कोई नहीं, बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और बोल रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो पुराने समय में जो क्वेश्चन होते थे इसकी यही खासियत होती थी, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, अब देखिए बेंजीन रिंग में क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 2,5 इसमें पोजीशन बनेगा ही नहीं। किसको 2 किसको 5 कहिएगा। देखिए ऑप्शन बी सही इसका आंसर है। नंबरिंग अगर इसको 1 कीजिएगा तो इसको 2 कर दीजिए। और ये पूरा बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है और आपको पता है कि बेंजीन पर CH3 लगता है तब इसको टॉल्यूइन कहते हैं। ठीक है, तो 1 पर लगा हुआ है OH तो 1 हाइड्रोक्सी, 2 पर लगा हुआ है मिथाइल तो 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और बाकी जो है इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। तो 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोइथेन ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स। क्लोरोइथेन जो होता है वो अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला होता है C2H5Cl और अमोनिया से रिएक्शन करेगा, NH3 से रिएक्शन करेगा। तो NH3 से रिएक्शन करेगा तो C2H5 NH2 बनेगा, इथेनामिन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और इसके साथ HCl भी रिलीज हो जाएगा। एमाइड्स ऑन रिएक्शन विथ LiAlH4 गिव्स। अभी इसके ठीक पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि LiAlH4 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सबको रिड्यूस कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। एमाइड है तो R(C)O NH2 होगा। अब इसमें जैसे हम डालेंगे लिथियम एल्यूमिनाइड ये इसको भी रिड्यूस कर देगा तो RCH2 NH2 हो जाएगा। देख लीजिए क्या बनेगा, एल्केन एल्काइल एमीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एल्काइल एमीन बनता है। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ HCOH। अब इसको आप फॉर्मिक एसिड बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये मिथेनोइक एसिड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है सो देखिए, C++OH इसको ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। अब इसमें दो कार्बन है, 2 कार्बन के अनुसार इथेन बिल्कुल नहीं होगा, 2 कार्बन के अनुसार इथेन और इसमें दो मतलब कि एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो इथेन डाइयोइक एसिड कहा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल CH3Cl, मिथाइल नाइट्राइल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 6,6H12O6, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? ओलिगोसैकेराइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा क्या होगा? तक NH2 ग्रुप होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को प्रोटीन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथीन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पॉलीथीन इथीन का पॉलीमर होता है। रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन क्या है? ये सब का सब प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रबर, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन बिल्कुल प्राकृतिक है। पॉलीथीन, ब्यूना एंड ब्यूना एस आर द टाइप्स ऑफ, अच्छा ये दोनों कैसा रबर होता है? सिंथेटिक रबर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर, ज्वर को मतलब बुखार जो होता है उसको कम करने के लिए किसको यूज करते हैं? एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जवारहारी, जवारनाशी, एंटीपायरेटिक जो कहिए, ऑप्शन सी करेक्ट। होप सो ये सेट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।